लोहरदगा से नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आप जीत गए हैं, बधाई पहले आपको। सबसे पहले तो करिश्मा जी, आपके माध्यम से हम अपने क्षेत्र की तमाम जनता को और जिनका सहयोग रहा महागठबंधन के लोगों का, पदाधिकारियों का, वर्कर्स का, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें जो योगदान रहा और इतनी बड़ी मार्जिन जो हमें मिली है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और उनकी आशाओं को मैं, उनकी अपेक्षाओं को निष्ठापूर्वक पूरी करूं, ये मैं संकल्प भी लेता हूं। अच्छा, जीत का फैक्टर क्या रहा? क्योंकि लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण किए थे, चुनावी प्रचार प्रसार में गए हुए थे, जीत का फैक्टर क्या लगा? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी लहर जो है वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है, तो आपको क्या लगता है, आपके जीत का फैक्टर क्या रहा? नहीं, मोदी लहर तो कभी पूरे देश में रहा नहीं। अगर मोदी लहर ऐसा होता तो आप देखें कि स्वयं जिसे कहा जाए, दिल्ली की जो गद्दी है वो यूपी के रास्ते से जाती है और यूपी स्वयं वो हारे। बनारस में उनकी स्थिति स्वयं काफ़ी डामाडोल रही है, तो वो फैक्टर नहीं था। कांग्रेस पार्टी 44 से कहाँ पहुँच गई, आप देखें डबल से ज़्यादा उनकी संख्या घट गई है, तो मोदी लहर कहीं नहीं रहा। हाँ, मोदी जी की विश्वसनीयता भी घटी है, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। राहुल जी की विश्वसनीयता न केवल कांग्रेसियों वरन देश में भी उनकी विश्वसनीयता कायम रही है, ये मैं कह सकता हूँ आज। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो संविधान बचाने की कवायद शुरू की है, लोकतंत्र बचाने की जो बातें आई हैं, तो लोगों ने उन पे आस्था जताई है और ये जो मैंडेट मिला है उनके अभियान का एक हिस्सा रहा है। लोगों ने मेरे माध्यम से राहुल जी पे अपनी आस्था व्यक्त की है, मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा कि जब आपको टिकट मिला था कांग्रेस की ओर से, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 2019 में ऐसी क्या चूक हो गई जिसको आप सुधारेंगे इस बार, तो क्या चूक हुई थी और क्या सुधारा आपने जो आपको जीत मिली वहां से? मैं ये कह सकता हूँ कुछ टाइम में कुछ कमियां रहेंगी और 10,000 का 9,000 का जो मार्जिन है कोई पता चलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसलिए हर जगह पे जिसे कहा जाए माइक्रो या मैक्रो लेवल पे मैंने अपने मैनेजमेंट किया था और हर लोगों का जो सहयोग मुझे मिला है, मैं कह सकता हूँ आज दावे के साथ, न केवल जो पार्टी के कैडर हैं उनके साथ से सामाजिक संगठन के लोगों के साथ उन्होंने वो भी इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, संविधान में विश्वास रखते थे और उन्हें लगता था कि ये रहेगा तो भारत जो है, जिनको भारत से प्रेम था, यहाँ के लोगों से प्रेम था, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने तो देखा कि ऐसे ऐसे जगह पर मैं चुनाव प्रचार में गया था, जिनको मैं पहचानता था वो भी इसमें आए हुए थे। तो एक के मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जो लोगों से, अलग अलग सेक्शन के लोगों से जो इंटरेक्ट किया था, उसका परिणाम यहाँ भी देखने को मिला था। और मुझे याद है कि जब आप लोग एकदम इंटीरियर में आप लोग जब लाइव ले रहे थे, लोगों से इंटरेक्ट किए थे, तो एक आम लोग, श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो गाय चराने वाले थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें संविधान बचाना है। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी के अभियान का जो असर है यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो वो एक बड़ा फैक्टर बना। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं बीइंग ए ट्राइबल में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आदिवासियों की रिजर्व सीट है। बसिया में राहुल गांधी जी ने आए, उन्होंने कहा कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, वो बनवासी नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बनवासी कहती है। एक धार्मिक पहचान की बात है, सांस्कृतिक पहचान की बात है, सरना धर्म कोड, जिसके बारे राहुल गांधी ने एश्योर किया। ये सब मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फैक्टर बना। तीसरी बात है, संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करने के बाद एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फैब्रिकेटेड केस में जेल में डाला गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आदिवासी वर्ग, जो विशेषकर आदिवासी वर्ग, उन्होंने अपना आक्रोश इस वोट में अपना जाहिर किया है। 5 ट्राइबल सीट इंडिया गठबंधन के अब हाथों में, 5 ट्राइबल सीट इंडिया गठबंधन ने जीत लिया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि कई सवाल उठ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि बीजेपी की ओर से कई स्टार प्रचारक झारखंड पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि बदलाव चाहता है झारखंड और इस बार बीजेपी का परचम लहराएगा 14 के 14 सीटों पर। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने झारखंड में जो चुनाव अभियान शुरुआत की, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से किया और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत की। लोहरदगा संसदीय में राहुल गांधी जी ने यहाँ पे लोहरदगा में किया, तो जनता ने राहुल जी को चुना है। बहुत क्लियर, तो मोदी जी के तो हार यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रही। एक दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो सारे लोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। आपने देखा होगा कि राहुल, अभी हाल के दिनों में मैं एक देख रहा था, प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर आए थे
और उन्होंने कहा क्या कि ये मेरे चुनावी भाषा नहीं है, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। तो क्या मोदी जी सोचते हैं चुनाव में झूठ बोलना है, राजनीति में झूठ बोलना है? वो सच कब बोलना है? पहले ये क्या उनका भी कैटेगरी बना कर रखे हैं? एक प्रधानमंत्री जी क्या इस प्रकार के वक्तव्य देंगे? एक दूसरी बात, जब उन्होंने कहा चुनाव में कहा था कि हर एक के खाते काला धन में लाऊंगा, 15 लाख दूंगा, तो कहते ये तो चुनावी जुमला है। तो राहुल जी की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी लोगों ने, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउटफुल है, लोगों ने अस्वीकार किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोहरदगा में जितना बिग मेजॉरिटी, जब मैंने बिग मार्जिन से मैं जीता हूँ, तो ये दोनों में विश्वसनीयता की बात है। तो राहुल गांधी जी को और लोगों ने विश्वास जताया है। रामेश्वर उरांव उतना नहीं दिखे चुनावी प्रचार प्रसार में, ये कहा जा रहा था थोड़ा अनबन जो है वो आप और रामेश्वर उरांव के बीच में है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, अनबन हमारे और रामेश्वर जी में कोई अनबन नहीं है, और पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है, ये रामेश्वर जी बेहतर बतला सकते हैं कि उन्होंने अपने दायित्वों का क्या निर्वहन किया। क्योंकि अभी मीर साहब ने भी उन्होंने कहा कि मैं ये समीक्षा की बात नहीं है, मैं तो सबका आभार प्रकट करता हूँ जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग रहा है। एक मीर साहब ने कहा कि हर जगह का हमने समीक्षा करेंगे कि केवल 5 सीट में हम जीते, जनरल सीट में कम जो अपेक्षाएं थी उससे क्यों नहीं पाए। तो जो ओवरऑल समीक्षा होंगी, तो जिन्होंने पार्टी का जो दायित्व दिया गया था अगर निर्वहन नहीं किया तो उनके साथ क्या किया जाए। जो बहुत लोग ऐसे जो उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने काम किया, उनको रिवॉर्ड दिया जाए। तो ये हर चीज़ों में, हर संगठन में चलता है। जो अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं, जो बुरा करते हैं उनको हटाया जाता है। क्रिकेट के मैच में देखें, जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनको हटाया जाता है, जो परफॉर्म करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब उतना सहयोग मिल पाया जितना आपने सोचा था? मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी पूरे चुनाव के दरमियान मैं अपने वर्कर्स के भी ज़्यादा मैं ध्यान दिया। उनको हो सकता कहीं और दायित्व दिया गया हो, तो मैं वर्कर्स के भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है। अच्छा, अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? दिल्ली में आप जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर जाएंगे, लोहरदगा की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी, किस तरीके से आप वहाँ पर रखिएगा? पहले तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अभी क्योंकि बहुत भावनात्मक मुद्दा है सरना धर्म कोड, वो तो सबसे पहले हमारा वहाँ गूंजेगा। और ये और भी जो मुद्दे हैं, मैंने कहा कि एक समाज के हर वर्ग के, लोहरदगा संसदीय के समाज के हर वर्गों से, स्टूडेंट्स हो, महिलाओं हो, श्रमिक हो, या जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो हेड हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, उनसे मैं बात करूंगा और एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने का मैं प्रयास करूंगा, जैसा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के टाइम किया। फिर उनको एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के एक टाइम फ्रेम में उनका शेड्यूल बनाऊंगा कि भाई इन्हें 2 महीने में कौन से में करना है। क्योंकि 2 टाइप के काम आते हैं, एक तो अगर तुरंत आपको करना है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगा, और एक प्रयास करूंगा जो अपेक्षाएं लोगों ने हम पे की है, पार्टी ने की है, लोगों ने किया है, पूरी निष्ठापूर्वक, पूरा कमिटेड वे में मैं उनका समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, ये बताइए, क्या लोहरदगा में उतना विकास हो पाया है अब तक? लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण किए, प्रखंड पंचायत गए, आपको क्या लगता है कि उतना विकास हो पाया है? नहीं, मैं तो सबसे दुखी मैं हुआ कि बिशुनपुर गुमला के बारे में कहना चाहूँगा। 15 साल से सांसद रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, वो बात कहें। एक किसी भी क्षेत्र के विकास में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और रेलवे एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है यहाँ पे। तो आप लोहरदगा जो काफ़ी मिनरल्स वहाँ पे हैं, लोहरदगा, गुमला और कोरबा जो अगर बात करें, जो रेलवे कनेक्टिविटी है, लगातार ये बातें भी आई है। सांसद लगातार रहे, मंत्री रहे, इसके बारे कोई उन्होंने पहल नहीं की है। ये सब मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है। एक स्पोर्ट्स हब के रूप में गुमला हो, ये मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में हो। एक पर्यटन का एक हब बने, जैसे एक सेक्टर से जोड़ा जाए, वो सब मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो मैं बनाऊंगा, तो आपसे मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों से मैं फीडबैक लूंगा। आप लोग फील्ड जाते हैं, कौन सी चीज़ें यहाँ के प्राथमिकता पे हो, उसे मैं देखूंगा। अच्छा, बीच में कई आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस और झामुमो पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसई पहुंचे थे, तब उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस और झामुमो सिर्फ भ्रष्टाचार करती है और कैसे झारखंड को लूटना है, इस पर ज्यादा फोकस करती है। तो क्या आप उस बीच लोगों से मिले तो कुछ आपको इफेक्ट लगा, या फिर लोगों का जो मन थोड़ा सा बदला, ऐसा कुछ लगा आपको? मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार पे कहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। कि पहले मोदी जी ये बताएं पीएम केयर फंड क्या है। अगर आज उस पर वो आरटीआई में नहीं आए तो बहुत बड़े संदिग्ध जिसे कहा जाए, संशय लोगों में है कि इसमें है क्या। एक दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? आप देखे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पहले आईटी
या फिर ईडी को भेजा जाता था, उनको डराया जाता था, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पैसे लेते थी, फिर उनको ठेके दिए जाते थे। तो एक तो नेक्सस जो था भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नेक्सस था। दूसरी बात पता है, अजित पवार के बारे में उन्होंने पानी पी पी के कोसा था। 70,000 करोड़ के आरोपी है, वो ज्वाइन करा लेते हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा को ज्वाइन करा लेते हैं। आप शिवराज चौहान के बारे में देख लें। तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए शिष्टाचार बन चुकी है। अच्छा, सरना धर्म कोड का आपने जिक्र किया, लगातार इसको भी लेकर आपने कई बात रखने की कोशिश की लोगों के बीच में। किस तरीके से अब दिल्ली तक इस बात को पहुंचाइएगा, क्योंकि सरना धर्म कोड यहाँ के लोगों की पहचान है, ऐसे लोगों का कहना है। संसद में सबसे पहले मेरी जो पहली आवाज होगी वो सरना धर्म कोड होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, और लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, और इसके साथ साथ और भी यहाँ के जो ज्वलन समस्या है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं किसी से तुलना तो नहीं करूँगा। मेरा जो आवाज जो गूंजेगी वो सकारात्मक हुए के मुद्दों को लेके वहां के संसद में मेरी आवाज गूंजेगी, मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो देखिए सरना धर्म कोड को लेकर लगातार झारखंड में आंदोलन देखने को मिला, और इसको लेकर सुखदेव भगत ने आश्वस्त किया है कि सरना धर्म कोड को लेकर ये संसद में अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ ही इनका कहना है कि कई मुद्दों को लेकर ये संसद में अपनी बातों को रखेंगे। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से सुखदेव भगत काम कर रहे हैं और लोहरदगा में किस तरीके से काम जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।